वेलकम टू H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एंड आई होप कि आप ये कोर्स मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे जीओसी पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 8, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले जरूर देख लिए। जीओसी पार्ट 1 में हमने नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पढ़ा था और पार्ट 2 में हम आइसोमेरिज्म का पढ़ रहे हैं। और पिछले दो लेक्चर से जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसको आज के इस लेक्चर के साथ हम फिनिश करेंगे। आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? आज के लेक्चर में जो कुछ हम पिछले दो लेक्चर से पढ़ रहे हैं उसको कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं वो सीखेंगे। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको मालूम हो कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना है और उसको कैसे ठीक करना है, राइट। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी देने वाली हूँ। ट्रिक क्या होगी? टू फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर अ कंपाउंड। तो जनरली आपको एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया होगा या कोई कंपाउंड का नाम दिया होगा और आपको बताना होगा कि उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए एक फॉर्मूला दूंगी जो कि आपको बहुत जल्दी से हेल्प कर देगा बताने में कि आंसर क्या होगा। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, सो दैट कि आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना करें। तो आपको एग्जामिनेशन में जनरली दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन का टाइप क्या होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है एक कंपाउंड के अंदर की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिया है तो ये क्या है? ब्यूट-2-ईन। और ब्यूट-2-ईन में आपको ये बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है या नहीं होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको याद रखने होंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कंडीशंस हैं, राइट। तो इसको अगर हम इलेबोरेट फॉर्म में स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो दो ग्रुप्स अटैच्ड है वो सेपरेटली हमने लिख दिए। और फिर उसके बाद हमने क्या चेक किया? हमने चेक किया कि यहाँ पे क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो इसलिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। फिर उसके बाद जो डबल बॉन्ड के कार्बन्स हैं क्या उसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं? तो यहाँ पे एक CH3 और एक हाइड्रोजन, दोनों डिफरेंट हो गए। इधर भी एक CH3 और एक हाइड्रोजन, तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं कार्बन्स पे। इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी हमारी सही है। और तीसरी कंडीशन है कि ये जो ग्रुप्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन्स को लगे हुए हैं वो एक सेम प्लेन में होने चाहिए। तो ये अब आप जानते हो कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स हैं और ये सारे के सारे जो एंगल बॉन्ड्स होंगे ये सेम इक्वेटोरियल प्लेन में होंगे। तो ये जो सारे ग्रुप्स हैं ये सेम ही प्लेन में लाई करेंगे, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पर पहले ये स्ट्रक्चर क्या करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ जाए जहां पे आपको ये बताना है कि वो स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है या नहीं, तो वहां पे आपको ये तीन कंडीशंस को चेक करते हुए अपना आंसर बताना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आ सकता है वो है कि आपको कोई स्ट्रक्चर दिया होगा और उसमें आपको ये बताना होगा कि उस स्ट्रक्चर के लिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसी वाले स्ट्रक्चर में अगर आपको कोई पूछे ब्यूट-2-ईन में हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विद द फॉलोइंग कंपाउंड है, तो सबसे पहली चीज तो आपको यही देखनी होगी कि क्या ये स्ट्रक्चर सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता भी है या नहीं शो करता। तो ये अभी हमने देख लिया कि ये शो करता है। उसके बाद आपको काउंट करने हैं कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो इसके लिए जहां पे एक डबल बॉन्ड है, एक से स्ट्रक्चर बनेगा और एक ट्रांस स्ट्रक्चर बनेगा, तो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे पॉसिबल होंगे, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ये है जहां पे सिर्फ एक ही सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मगर अगर आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जहां पे मल्टीपल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तो वहां पे हम क्या करेंगे वो आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे एक ट्रिक के साथ। बट पहले हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस ही देखते हैं जहां पे हमें कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बतानी है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
और ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बट ये एक अकेला क्वेश्चन है जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आपके लिए इस लेक्चर में चूज किया है। बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस होंगे हम उनको एक सेपरेट लेक्चर में देखेंगे जब हम सारी आइसोमेरिज्म को कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मेरा मोटिव आपको जो सिखाना है वो है कि डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं हम वो सब देख लें और अपने आप को प्रिपेयर कर लें। कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आता है तो हमने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, राइट। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन में जो 4 चॉइसेस हैं उनको वन बाय वन देखते जाते हैं। पहली चॉइस है 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन। अब इसका पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो 4 कार्बन की चेन थी, पहली पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पे एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो इसके लिए हम पहले कंडीशंस को चेक करेंगे। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यस डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। उसके बाद हमने देखना है कि डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं कार्बन्स पे, तो वेल इस वाले कार्बन पे एक इथाइल है एक फिनाइल है तो डिफरेंट है, मगर ये वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि सेम ग्रुप है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो तीसरी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर अनसेटिस्फाइड है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, और हम इसी 1 2 3 के ऑर्डर में इनको चेक कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ए चॉइस में नहीं होगा। बी चॉइस में हमारे पास है 1 1 डाइफिनाइल 1 प्रोपेन। प्रोपेन ड्रॉ किया, दो फर्स्ट पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप्स लगाए, तो इसके अंदर हमारे पास कार्बन की ये जो प्रोपेन की चेन है वेल उसके अंदर तो डबल बॉन्ड ही नहीं है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होगा। दूसरा थॉट जो हमारे पास आ सकता है वो ये है कि हमारे पास एक फिनाइल रिंग है, ऊपर वाले में भी थी, राइट। तो अगर फिनाइल रिंग है हमारे पास तो फिनाइल रिंग ये 6 कार्बन की रिंग हुई। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो सिस एल्कीन्स जो एल्कीन्स साइक्लो एल्कीन्स है उसके अंदर अगर हमारे पास 8 कार्बन से कम वाला साइक्लो एल्कीन होगा तो वहां पे हम सिस फॉर्म ही देख सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्म नहीं देख सकते हैं। तो एज सच ये रिंग के जो सारे कार्बन्स हैं स्पेशली क्योंकि वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये सब कार्बन्स पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और क्योंकि 8 कार्बन से कम वाली रिंग है तो ये फिनाइल रिंग्स जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे और कुछ सोचने वाला रह नहीं जाता, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है ये भी शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो थर्ड चॉइस है हमारे पास 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कंडीशंस देखेंगे। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यस डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी। क्या डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, तो इस वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन, तो चौथी वैलेंसी पे क्या होगा यहाँ पे हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन, चौथी वैलेंसी क्या होगा हाइड्रोजन। तो दोनों कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड के साथ एक एक कार्बन अटैच्ड है एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। इसका मतलब है कि डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन डिफरेंट ग्रुप्स, दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज सारे ग्रुप्स एक ही इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, राइट। तो ए बी सी में से सी चॉइस करेक्ट हो गई और जेईई मेंस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन एक ही सिंगल करेक्ट आंसर होता है तो उसका आंसर देखो सी होगा। बट हम डी को भी देख लेते हैं। तो 3 फिनाइल ब्यूट 1 इन, इसके अंदर अगेन चॉइसेस को चेक करोगे तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है। अगर डिफरेंट ग्रुप्स देखेंगे तो वेल इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सेम हो गए, इसलिए ये वाला पॉइंट कैंसिल हो गया, इसलिए डी चॉइस भी नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सी चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगेन जो चॉइसेस हैं ए बी सी और डी। ऑलराइट, अब इसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वेल अब मैं सारे के सारे पॉइंट्स नहीं लिखूंगी, एग्जामिनेशन में हम वो नहीं लिखेंगे, तो हम उनको मेंटली पॉइंट्स को सोचते हुए हर एक चॉइस को देखेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास है ए चॉइस, ये क्या हो गया साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन मतलब हमारे पास ये एक साइक्लो एल्कीन है जहां पे हमारे पास रिंग के अंदर 5 मेंबर्स हैं। तो इसके लिए हमेशा क्या होगा, सिर्फ एक सिस स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, ट्रांस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा, उसमें स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये वाली चॉइस गलत होगी। सेकेंड चॉइस में अगेन हमारे पास एक साइक्लो एल्कीन है, मगर अगर आप ये काउंट करोगे नंबर ऑफ कार्बन तो ये 10 कार्बन वाली साइक्लो एल्कीन है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगेन आपको मैंने क्या बताया था कि 8 या 8 से ज्यादा जो मेंबर वाली रिंग होगी अगर वो साइक्लोएल्कीन है तो वहां पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। बाकी सब कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और डिफरेंट ग्रुप्स हैं। डिफरेंट ग्रुप्स कैसे हैं इसके ऊपर, वेल अगर ये वाले कार्बन्स हैं आपके तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ होगा और ये इसके ऊपर एक कार्बन लगा है। ठीक है, तो ये आपके पास एक डबल बॉन्ड है, इस पे एक हाइड्रोजन लगा है, ये एक हाइड्रोजन लगा है और इस तरीके से ये रिंग फॉर्म करते हुए ये कार्बन है। तो इसके ऊपर ये डिफरेंट ग्रुप्स भी लगे हुए हैं और ये एक ही प्लेन में लाई भी करेंगे। तो वेल ये क्या हो जाएगा हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये वाला स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है, ये वाला नहीं करेगा क्योंकि ये जो रिंग के मेंबर्स हैं वो 8 मेंबर से कम है, वहां पे ट्रांसफॉर्म स्टेबल नहीं रहता। नेक्स्ट अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। डिफरेंट ग्रुप्स देखने लगेंगे तो यहाँ पे ये डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिमिलरली अब यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वाले पे एक CH लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है। तो वेल ये वाला कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं बट इस वाले कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं क्योंकि दोनों सेम है, इसका मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी वो बन जाएगी बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को हर एक चॉइस को ध्यान से देखते हुए और जो कुछ भी आप पिछले दो लेक्चर्स भी सीख चुके हो उसको अप्लाई करते हुए अगर आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी चॉइस। और यहाँ पे इंपॉर्टेंटली क्या याद रखना है कि साइक्लोएल्कीन्स में अगर रिंग के पास 7 कार्बन से ज्यादा वाली रिंग होगी तभी वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे जहां पे आपको डिटरमिन करना है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर तो आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड है तो उसमें आप देखोगे सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं या नहीं होती हैं। अगर तो होती हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, एक सिस बन जाएगा एक ट्रांस बन जाएगा। प्रॉब्लम वहां पे आएगी जहां पे आपके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वहां पे हमें क्या करना है, राइट। तो सपोजेडली हमारे पास ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल द फॉलोइंग कंपाउंड है। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे यहाँ पे कि दोनों डबल बॉन्ड्स क्या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तीनों पॉइंट्स क्या सेटिस्फाई होते हैं। तीनों पॉइंट्स के सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, हो गया ये वाला सही। नेक्स्ट हमें देखना है कि कार्बन के ऊपर क्या डिफरेंट हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, सॉरी डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो वेल इस वाले पे एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, इस वाले पे एक हाइड्रोजन है और उसके बाद बाकी वाला ये वाला स्ट्रक्चर का हिस्सा रह जाएगा। तो एक कार्बन एक हाइड्रोजन लगा हुआ है तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। सिमिलरली इसके ऊपर भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड दोनों कार्बन हैं, सारे के सारे बॉन्ड सेम प्लेन में लाई करेंगे, इसलिए तीनों कंडीशंस दोनों बॉन्ड्स के लिए सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, इसका मतलब है इस बॉन्ड के अक्रॉस भी आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखोगे, इसके अक्रॉस भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म देखोगे। जो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं पहले आप वो देखो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ये हमारे पास C2H5 है, ये ऊपर है, ये CH3 इधर है। तो इस तरीके से हमने इस एंड से शुरू करते हुए एक एक्सपैंडेड रोटेशन बनाई है। ठीक है, C2H5, उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और फिर एक CH3। ठीक है, समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया है। ऑलराइट, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि C2H5 के बाद जो नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस पे जो हमने हाइड्रोजन्स लगाए हैं, अगर वो दोनों सेम साइड पे लगाए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिस है। और ये वाले दोनों क्या हैं, ऑपोजिट साइड पे हैं, तो ये क्या हो गए, ट्रांस। एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसको सिस रखते हुए ये वाले डबल बॉन्ड के अक्रॉस हमने दोनों हाइड्रोजन्स को सेम साइड पे कर दिया तो ये भी सिस हो गया। तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गए।
नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं कि हमने क्या किया, इस वाले को सिस की जगह पे ट्रांसफॉर्म में चेंज कर दिया, इसको ट्रांसफॉर्म में चेंज किया, इसको ट्रांसफॉर्म में ही रहने दिया, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म में था, इस वाले को अब ट्रांसफॉर्म में चल दिया, दोनों ट्रांस हो गए। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसको ट्रांस रखते हुए अब इसको ट्रांस से हमने सिस में वापस ले आए, तो ये ट्रांस सिस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि सिस ट्रांस 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 सिस, चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस कंपाउंड के लिए पॉसिबल हैं। ठीक है, तो चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इस स्ट्रक्चर में बनेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल है हमारे पास, अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड दो प्रेजेंट है। इसमें फर्क क्या हुआ, उसमें हमारा एक साइड पे CH3 था, एक साइड पे C2H5 था, यहाँ पे अब हमने दोनों C2H5 ले लिए। सबका सिग्निफिकेंस अभी आपको बताऊंगी, पहले हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करके देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। वेल दोनों ही बॉन्ड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेटिस्फाई होगा, तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, आप खुद से चेक करके देख सकते हैं। ऑलराइट, तो हमने जब पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, पहले स्ट्रक्चर में हमने इस वाले डबल बॉन्ड के अक्रॉस सिस रख लिया और दूसरी साइड पे भी सिस लग गया, तो एक सिस सिस बन गया। ठीक है, जैसे हमने पिछले में किया था। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, दोनों को ही ट्रांसपोजिशन में शिफ्ट कर दिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब अगले में हमने क्या किया कि यहाँ पे सिस रखते हुए दूसरे को ट्रांस कर दिया, और अब इधर इस वाले को हमने ट्रांस कर दिया और दूसरे वाले को हमने सिस कर दिया। राइट, ठीक है, तो अगेन चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। बट अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखो, राइट, इन दोनों स्ट्रक्चर्स की अगर आप नंबरिंग शुरू करोगे, तो ये आप अगर सपोजिटली यहां से नंबरिंग शुरू करते हो, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और 8। राइट, तो इसका जो डबल बॉन्ड है वो थर्ड पोजीशन पे आ रहा है और फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सिस ट्रांस 3,5 ऑक्टाडाइन। ठीक है, सिस ट्रांस 3,5 ऑक्टाडाइन। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने इसको अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 पे ट्रांस है और 5 पे सिस है, तो ये बन गया 3,5 ट्रांस सिस ऑक्टाडाइन। बट वेट अ मोमेंट, अगर आप इसकी नंबरिंग इस साइड से शुरू करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगेन आपका थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 3,5 ऑक्टाडाइन। और 3,5 ऑक्टाडाइन अगर आप अब 3 पोजीशन पे देखोगे तो यहाँ पे एक सिस है, और 5 पोजीशन पे देखोगे तो ये एक ट्रांस है। ठीक है, तो 3,5 सिस ट्रांस ऑक्टाडाइन, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, आप दोनों तरफ से नंबरिंग शुरू करोगे तो वेल आपको सेम ही स्ट्रक्चर मिल रहा है। यहाँ पे इधर से नंबरिंग शुरू की तो सिस ट्रांस मिला, अगर आप इधर से नंबरिंग इसकी शुरू करोगे तो आपको सिस ट्रांस ऑक्टाडाइन ही मिलेगा। तो ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, वेल ये डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर्स हैं, दे बोथ आर द सेम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास चार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बने, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बहुत मुश्किल है आपको हर एक स्ट्रक्चर्स, अगर सपोजिटली मेरे पास 3 डबल बॉन्ड्स हो या 4 डबल बॉन्ड्स हो मेरे फॉर्मूला के अंदर, तो वहां पे हर एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना, फिर कंपेयर करना, नंबरिंग इधर से करके देखना, उधर से करके देखना, और उसको बताना कि उसमें कितने पॉसिबल होंगे, कितने कॉमन आ गए, उनको कैंसल आउट करना। वेल आपका जेई मेंस का आधा पेपर या नीट का आधा पेपर वहीं पे निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। पिछला वाला एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड था, वहां पे हमारे पास एक तरफ एक CH3 था, एक तरफ C2H5 था, तो वहां पे 4 बन गए थे, यहाँ पे 3 बने क्योंकि कॉमन हो गए। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब हम एक ट्रिक सीखेंगे, कहाँ पे हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल फॉर्मूला होगा तो हम कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ कर दें, और अगर एक सिमेट्रिकल आ गया तो वहां पे कितने पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ठीक है, तो देखते हैं। So trick to find the number of geometrical isomers.
सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स इन द कंपाउंड। अब ये स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है? वेल, स्टीरियोजेनिक सेंटर वो कार्बन होगा, या आप यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, जहां पे इंटर चेंज कर सकते हैं आप टू ग्रुप्स को टू कन्वर्ट अ सिस आइसोमर इनटू अ ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक कार्बन के एटम्स की पोजीशन को फिक्स करके आप दूसरे एटम्स की पोजीशन को चेंज करते हो तो आप सिस और ट्रांसफॉर्म में चेंज करते हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक स्टीरियोजेनिक सेंटर बनता है जहां पे आप एक सिस और ट्रांसफॉर्म देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स इन द कंपाउंड ढूंढना है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2,4 हेप्टाडाइन, जो आपने अभी पहला एग्जाम्पल देखा जहां पे 4 आइसोमर्स बने थे, वो वाले स्ट्रक्चर का नाम था, अगर आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो तो इसको काउंट करोगे तो ये 7 कार्बन है। 7 कार्बन में सेकेंड पोजिशन पे और फोर्थ पोजिशन पे डबल बॉन्ड है। सो दिस इज 2,4 हेप्टाडाइन। उसके अंदर आपने देखा था कि दोनों डबल बॉन्ड्स के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल थी, इसलिए यहाँ पे हमारे पास दो स्टीरियोजेनिक सेंटर बन गए। हम इन दोनों डबल बॉन्ड्स को ऐसे ही सिर्फ नहीं गिन लेते हैं कि दो डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि दो को काउंट कर लिया और हमने उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ढूंढ लिए। आपको ये चेक करना है हर एक डबल बॉन्ड के अक्रॉस की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं। सपोजेडली ये डबल बॉन्ड यहाँ ना पहन होकर यहाँ पे होता और यहाँ पे एक CH2 लगा हुआ होता, तो वो वाला डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन के पास दो हाइड्रोजन होते, लेट मी टेल यू व्हाट आई एम सेइंग। सपोजेडली हमारे पास ये ऐसा स्ट्रक्चर होता CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH एंड सो ऑन फर्दर जो भी है। ठीक है, तो ये वाला आप डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर काउंट करने लगो कि ये डबल बॉन्ड है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो वैल्यू शो ही नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं। सो आपको ये सबसे पहले असर्टन करना है कि जहां जहां पे भी डबल बॉन्ड है वहां पे क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ठीक है, तो आपको काउंट करना है कि कंपाउंड के अंदर कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, जैसे कि 2,4 हेप्टाडाइन में दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं और 3,5 ऑक्टाडाइन जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था जहां पे आपने 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाए, वहां पे भी दो स्टीरियोजेनिक सेंटर थे। ठीक है, ढूंढ लिया मैंने, वही एग्जाम्पल्स को लेकर आपको ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि आपने उसके सब पॉसिबल स्ट्रक्चर्स देख लिए। ठीक है, तो दोनों के केस में दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, मगर इसके केस में 4 आइसोमर बन रहे हैं, इसके केस में 3 आइसोमर बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है अभी हमें कुछ और सोचना है। वो और क्या सोचना है कि आपको चेक करना है कि जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल है या नहीं। उसको हम कैसे चेक करेंगे? वेल, सबसे पहले आपको अगर एक अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है उसके लिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बता रही हूँ कि पॉसिबल कितने होंगे, 2 टू द पावर x, वेयर x इज द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स। ठीक है, तो जैसे कि 2,4 हेप्टाडाइन एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कैसे अनसिमेट्रिकल है? अगर आप इधर से शुरू कर रहे हो तो एक CH3 आ रहा है, आप इधर से शुरू कर रहे हो तो C2H5 आ रहा है। ठीक है, तो सपोजिटली अगर आप इसको सेंटर से देखना शुरू करोगे कि ये हमारे पास 1 2 3 4, ये चौथा पोजीशन आपका कार्बन है। ठीक है, ये वाला आपका सेंटर बन जाएगा कि दो इसके इस साइड पे भी 3 कार्बन, इस साइड पे भी 3 कार्बन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो एक सिंगल बॉन्ड आ रहा है, इस साइड पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है, या आपने इन दोनों एंड्स को देख लिया तो यहाँ पे एक CH3 आ रहा है, यहाँ पे एक C2H5 आ रहा है, तो आपको मालूम लग गया कि एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है 2 टू द पावर x। जितने स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं उसके अंदर, उसको आप 2 को टू दैट पावर रेज करोगे तो आपके पास आप नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अब 2,4 हेप्टाडाइन में दो स्टीरियो सेंटर थे, सो 2 टू द पावर 2 4, और हमने 4 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके भी देखे। ठीक है, अब हमारे पास अगर एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज 2 टू द पावर x माइनस 1 plus 2 to the power y minus 1, where x is the number of stereo centers and y is equal to x by 2 if x is even, and y is equal to x plus 1 by 2 if x is odd.
ठीक है। अगर तो स्टीरियोजेनिक सेंटर फॉर एग्जांपल दो आते हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में भी किया था 3,5 ऑक्टाडाइन के अंदर, तो वहां पे दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ठीक है, तो उसको पहले हम सॉल्व करके देखते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो 3,5 ऑक्टाडाइन जो है ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कैसे देखा हमने सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है? वेल 8 कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की चेन है, तो दो कार्बन इधर, दो कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, यहां से आप इसको हाफ कर सकते हो। और दोनों हाफ्स को अगर आप देखोगे तो दोनों हाफ्स क्या है? आइडेंटिकल है। ठीक है, ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, हमें ये भी पता है कि दोनों डबल बॉन्ड के क्रॉस सिमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, तो दो स्टीरियो सेंटर्स बन गए। दो स्टीरियो सेंटर्स बन गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, अब y क्या है? y अगर x वैल्यू इवन है तो आपने उसको हाफ कर देना है। अगर x 2 है तो y कितना हो जाएगा? 2/2, दैट इज 1। राइट, अगर ये ऑड होता जैसे कि 3 होता तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो उस केस में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इवन है नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स तो उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, हो गया। तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, सॉरी 1 आ गई। अब आप इस फॉर्मूला के अंदर उसको पुट कर दो। जब आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? एक सेकेंड। सो हमारे पास इसका आया 2 टू द पावर 2 प्लस 2, सॉरी 2 टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस 1। तो 2 टू द पावर 2 माइनस 1 आ गया 2, और ये आ गया 2 द पावर 1 माइनस 1 टू द पावर 0, दैट मीन्स 1। सो 2 + 1 3। ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर 3,5 ऑक्टाडाइन। और ये हमने देखा भी था कि दो जो थे वो सेम थे, इसलिए टोटल नंबर 3 आया था। तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से ही देख के कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं, इस फॉर्मूला को लगा के आप अपने आंसर को ढूंढ सकते हो। चलो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स द फॉलोइंग कंपाउंड है। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तीनों डबल बॉन्ड्स में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, कौन कौन से डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की, ऑब्वियसली क्योंकि डबल बॉन्ड है तो पॉसिबल है ही है। अगर हम अब यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स देखेंगे तो वेल हमारा जो काम है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक कार्बन, ये वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक कार्बन, इस वाले डबल बॉन्ड के क्रॉस ये वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक कार्बन, इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन एक कार्बन, वेल अगेन ये वाले पे एक कार्बन पे हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो तीनों डबल बॉन्ड्स के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा और ये सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, राइट जहां जहां पे प्लेन में नहीं लाई करते वो वाले एग्जांपल्स भी अभी हम देखेंगे, बट ये वाले सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। ठीक है, अब इसका मतलब है हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कितने हैं? वेल 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर्स है, 3 डबल बॉन्ड्स के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें ये देखना है कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं। तो ये मॉलिक्यूल एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कार्बन्स का नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन्स है तो 4 कार्बन्स को एक साइड पे रख के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो क्या है 1 2 3 4, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया एक लाइन, इधर एक CH इधर एक CH, अगला सिंगल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CH3 तो ठीक है, समझ में आ गया कि ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर, इसका मतलब है x की वैल्यू 3, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी x + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो x is 3 and y is x + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू आ गई 2। सिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए फॉर्मूला क्या था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का? 2 टू द पावर x - 1 प्लस 2 टू द पावर y - 1। x और y की वैल्यू ढूंढ ली तो उसको उसमें
फॉर्मूला में फिट कर दो, ठीक है। तो दिस विल बी 3 minus 1, दिस विल बी 2 minus 1, 3 minus 1 is 2 and 2 minus 1 is 1, 2 to the power 2 plus 2 to the power 1, 4 plus 2 that will be 6। तो इस स्ट्रक्चर के लिए जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। आपको उनको ड्रॉ करके देखने की जरूरत नहीं है, कौन से वाले सिमिलर होंगे उनको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने फॉर्मूला से बता दिया कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो ये आपको करने में 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लग सकता, उससे कम ही लगना चाहिए। जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो जल्दी से आप इसको कर लोगे, ठीक है। इट इज जस्ट अ हाफ मिनट जॉब एक्चुअली, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको ट्रिक समझ में आ गई कि जहां पे भी आपके पास मल्टीपल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है वहां पे आपको क्या करना है। स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट करने हैं, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल है ये ढूंढ के दोनों फॉर्मूलाज में से जो भी फॉर्मूला अप्लाई होता है उसको लगा देना है। सिंपल इनफ आई होप। तो चलिए अब हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में से आ सकते हैं। जो भी हमने कंसेप्ट अब इन तीनों लेक्चर्स में यहाँ तक सीख लिया उन सबको अप्लाई करते हुए, ऑलराइट। सो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। आई होप अब आप लोगों को अच्छे से पता लग गया। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। और कंपाउंड कौन सा है आपने अभी देखा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को ड्रॉ करते हुए, ये है 2,4 हेप्टाडाइन। 2,4 हेप्टाडाइन कैसे है ये आप सब बता सकते हो, है ना। कि आप इधर से शुरू करोगे तो कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आएगा, इधर से शुरू करोगे तो 3 पोजीशन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा। तो एटम 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो पोजीशन नंबर 2 पे और पोजीशन नंबर 4 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2,4 हेप्टाडाइन। ये तो बहुत इजी था। और मैम इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्यों पूछ रहे हैं? वेल मैम आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने इसकी चॉइसेस ही नहीं देखी। तो इसकी चॉइसेस क्या है? वेल 2Z4Z 2,4 हेप्टाडाइन, 2Z4E 2,4 हेप्टाडाइन। तो सब में 2,4 हेप्टाडाइन तो दिया हुआ है। आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है कि इसको आप EZ नोटेशन में कैसे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पास स्टीरियोजेनिक फॉर्मूला आ गया। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 2,4 हेप्टाडाइन है, मगर ये बताते ही आप ये भी बता सकते हो कि उन एटम्स की स्पेशियल अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम बता सकते हैं। यहाँ पे सिस भी बता सकते हैं, सिस ट्रांस भी बता सकते हैं, EZ भी बता सकते हैं, ऑलराइट। तो हमने जब इसकी नंबरिंग शुरू की तो हमारे पास सेकंड पोजीशन कौन सा कार्बन था? ये वाला था। अब आपने ये वाले डबल बॉन्ड को देखा, डबल बॉन्ड को देखा तो इसमें अब आपको EZ बताने के लिए क्या चाहिए? इस कार्बन के साथ जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वो है एक हाइड्रोजन और एक है कार्बन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा, तो ये वाला ग्रुप ऑफ हायर प्रायोरिटी। दूसरी साइड पे इसके साथ अटैच्ड एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, अगेन कार्बन इज ऑफ हायर प्रायोरिटी, एटॉमिक नंबर ज्यादा, और दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन पे हैं। इसका मतलब ये क्या नोटेशन हो जाएगी? ये हो जाएगी ई नोटेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास अगला डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस आप ये वाला ऑलरेडी देखोगे तो ये एक हाइड्रोजन लगा है और अगला पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहाँ पे एक कार्बन है, राइट। अब इसका मतलब है कि जो ग्रुप ऑफ प्रायोरिटी हो गया वो ये वाला सारा पोर्शन हो गया, राइट। ये प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। और दूसरी साइड पे आपके पास एक हाइड्रोजन एक कार्बन, तो ये प्रायोरिटी ग्रुप। अब ये वाले प्रायोरिटी ग्रुप्स दोनों सेम साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी? Z कॉन्फ़िगरेशन। 2 पे आपके पास E है और 4 पे आपके पास Z है, तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बनेगी 2E4Z 2,4 हेप्टाडाइन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि आपको EZ को कैसे देखना है। इसको हमने लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में डिस्कस किया था, किस तरीके से आपको देखना है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड वाले ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप्स आ जाते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, वो सब मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अ टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर ऑल द क्वेश्चंस पॉसिबल। किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं ये मैं आपको यहाँ पे बता ही रही हूँ, राइट। तो जो आंसर होगा उसका होगा डी चॉइस।
नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये कंपाउंड क्या है, ये एक साइक्लो एल्केन है जहां पे हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूशंस हैं, 3 कार्बन के रिंग साइक्लोप्रोपेन, 1, 2 और 3 ट्राई क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो पहली चीज आपको ये बताना है कि इसके अंदर क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। साइक्लो एल्केन्स में आप ऑलरेडी देख चुके हो कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। एक कार्बन को पकड़ के अगर आपने दूसरे कार्बन को ट्विस्ट करने की कोशिश की तो आसानी से ट्विस्ट नहीं हो सकता। आपने इसको मॉडल्स के साथ भी देखा था, डायग्रामेटिकली भी समझा था कि साइक्लो एल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि ये जो सारे कार्बन्स हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स हैं, अगर इनमें से कोई भी 2 कार्बन ऐसे होंगे जो जहां पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, वेल वहां पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एक क्लोरीन लगा है, तो बाकी जो चौथी वैलेंसी रह गई है वो क्या होगा, वो होगा एक हाइड्रोजन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। वो होगा एक हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि तीनों एटम्स कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये सारे ग्रुप्स अबव और बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग होंगे, सब एक ही प्लेन में आएंगे। और ये हमारे पास क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं। इसका मतलब है कि ये सारी पोजीशंस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती हैं। अब हम ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है वो ये है कि हम सारे क्लोरीन के एटम्स को वन साइड ऑफ द रिंग लगा दें, हमारी तरफ पॉइंट करते हुए ये वेजेस शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्लोरीन के एटम हमारी तरफ आ रहे हैं, हाइड्रोजन के पीछे बिहाइंड द रिंग जाएंगे। ऑल राइट, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी रिप्रेजेंटेशन है कि हम क्लोरीन को पीछे भेज दें और हाइड्रोजन हमारी तरफ पॉइंट करें। या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन अबव द प्लेन ऑफ द रिंग है, क्लोरीन बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग है। यहाँ पे क्लोरीन अबव द प्लेन ऑफ द रिंग है, हाइड्रोजन बिलो द रिंग। ठीक है, तो आई होप आपको वेज और डैश का अब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हमने यहाँ पे 2 वालों को क्लोरीन्स को प्लेन के पीछे रहने दिया, एक की पोजीशन चेंज कर दी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन पीछे चला गया, क्लोरीन आगे आ गया। और पॉसिबिलिटी क्या है कि हमने एक को ऐसे रहने दिया, दूसरे को भी वेज बना दिया। तो ये सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखोगे तो ये 2 क्लोरीन्स, आप एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को सिस या ट्रांस नहीं बता सकते। मैंने आपको ये बताया था कि जहां पे 3 या 3 से ज्यादा कार्बन ऐसे होंगे रिंग के जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो वहां पे आप 2 पॉइंट्स को ही डिफाइन करोगे कि उनके अक्रॉस सिस है या ट्रांस है। तो अगर हम इस वाले दोनों कार्बन्स को देखेंगे तो दोनों क्लोरीन्स एक साइड पे हैं और दोनों हाइड्रोजन उसके ऑपोजिट है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये सिस है। इन दोनों को देखोगे तो क्लोरीन्स एक साइड पे हैं, तो ये भी सिस है। और इनको देखोगे तो ये क्लोरीन्स भी दोनों एक ही साइड पे ऑफ द रिंग है, तो ये भी सिस है। सिमिलरली अगर अब ये वाला देखोगे तो 2 क्लोरीन्स पीछे को जा रहे हैं, यहाँ पे 2 आगे आ रहे थे, यहाँ पे पीछे जा रहे हैं, बट है तो सेम साइड ऑफ द रिंग। इसका मतलब है ये भी सिस है, ये भी सिस है और ये भी सिस है। राइट, तो इसका मतलब कि ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, वेल ये दोनों सेम स्ट्रक्चर्स हैं, सिर्फ हम उसको एक में आगे की तरफ से देख रहे हैं, एक में पीछे की तरफ से देख रहे हैं, दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेम है। राइट, सिमिलरली अब हम अगले को देखते हैं। यहाँ पे डिफाइन करोगे तो ये क्या है, एक वेज है और एक डैश है, तो ये कैसी नोटेशन हो गया, ये ट्रांस हो गए। ये दोनों डैश हैं तो ये सिस हो गए। ये ट्रांस और वेज है और डैश है तो ये ट्रांस हो गया। यहाँ पे क्या है, ये दोनों वेज हैं तो ये सिस हो गया। यहाँ पे एक वेज और डैश तो ट्रांस, यहाँ पे एक वेज और एक डैश तो ट्रांस। तो यहाँ पे 2 ट्रांस और एक सिस, यहाँ पे भी 2 ट्रांस और एक सिस। इसका मतलब है कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स भी सिमिलर हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ रहा है कि आपको इनको कैसे कंपेयर करना है और आइडेंटिकल कैसे देखना है। ये 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, ये सिर्फ 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, 2 तो एक ही जैसे हैं।
ठीक है, आई होप अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया और आप कोई गलती नहीं करोगे। ऑलराइट, सो इसके लिए दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही बनेंगे। फाइन, इसी तरीके से आप साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इन सब स्ट्रक्चर्स के लिए भी खुद से ट्राई कीजिए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है कि आपको बताना है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो इसमें अगर हम आइडेंटिफाई करें सबसे पहले कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है। एक डबल बॉन्ड ये रहा, अगला डबल बॉन्ड ये रहा और एक डबल बॉन्ड ये रहा। ठीक है, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस हमने देखा जीआई पॉसिबल है कि नहीं, तो इस कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, इस कार्बन पे भी डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, तो ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप ये कार्बन्स देखते हो तो ये वाला जो कार्बन है ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये एक sp कार्बन है। ये स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक एलीन है। एलीन क्या होता है, जहां पे दो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, और जहां पे दो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स आते हैं, आई होप आप लोगों को याद है कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक डबल बॉन्ड एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा तो दूसरा कहाँ पे लाई करेगा, वाई जेड प्लेन में, क्योंकि ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट लेक्चर, उसी से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं आपको क्या कुछ बोल रही हूँ। ठीक है, वहां पे आपको विद डायग्राम्स हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं दोबारा से सब कुछ नहीं यहाँ पे समझाऊंगी। तो एलीन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो आपके ग्रुप्स आएंगे, दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स डिफरेंट प्लेस में है और उनके जो अटैच्ड ग्रुप्स हैं वो भी डिफरेंट प्लेन में हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देख पाओगे। चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के क्रॉस आपको लगे कि डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, बट फिर डिफरेंट ग्रुप्स कैसे लगेंगे, कैसे आपको कि ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अब ये वाला अगर आप कार्बन देखते हो, सॉरी मैंने यहाँ पे 3 ड्रॉ कर दिए, ये वाला। ठीक है, तो दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, और उसमें अगर आप ये वाले कार्बन को देखोगे तो एक H लगा है और एक C लगा है, उसी के साथ आगे बहुत कुछ लगा है। ठीक है, यहाँ पे एक H लगा है, और सिमिलरली इस वाले पे आप देखोगे तो एक H लगा है, एक CH3 लगा है। तो इसको अगर हम एक 1 यूनिट माने तो दो हाइड्रो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है डबल बॉन्ड के अक्रॉस और दो हाइड्रोजन्स हैं, दो कार्बन्स हैं, तो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं। देखने में ऐसे लगता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, बट क्योंकि ये एक प्लेन में ही नहीं लाई करते तो हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती, और ये एलीन्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर सिर्फ एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है। एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास अगला स्ट्रक्चर है, इस अगले स्ट्रक्चर के अंदर भी क्या करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बताने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इकट्ठे, और एक ये प्रेजेंट है यहाँ पे। इसके अक्रॉस सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म करेंगे। अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है, 3 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो जैसे मैं अभी आपको बना रही थी, ये 3 डबल बॉन्ड्स हैं। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स भी लगे हुए हैं, आप लिख भी सकते हो जो भी लिखे हुए हैं। ये अगर एक्स वाई प्लेन में आएगा, ये वाला YZ प्लेन में चला जाएगा, और ये वाला अगला फिर XY प्लेन में आएगा, तो जो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे अब वो सेम ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, सेम प्लेन में ओरिएंटेड होंगे। तो यहाँ पे इस सारे को आप एक यूनिट की तरह मान सकते हो, जिस पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी पॉसिबल है और दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, और दोनों ग्रुप्स जो कि लगे हुए हैं वो दोनों साइड पे सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो यहाँ पे एक स्टीरियोजेनिक सेंटर और बन जाएगा, जहां पे आपके पास 3 डबल बॉन्ड है। जहां पे 2 डबल बॉन्ड थे वहां नहीं बना था, जहां पे 3 डबल बॉन्ड है वहां पे बन गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर बन जाएंगे। when we have an odd number of consecutive double bonds, वहां पे एक स्टीरियोजेनिक सेंटर बनेगा।
ऑलराइट, तो दो स्टीरियोजेनिक सेंटर बन गए। ये मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल होगा, ये एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। एक साइड पे आप देख रहे हो 3 डबल बॉन्ड है एक साइड पे, इसको जहां से भी आप सेंटर से डिवाइड करोगे आपको सिमिलर ज्योमेट्री नहीं मिलेगी, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है 2 टू द पावर x, और दो सिमेट्रिकल सेंटर थे तो 2 टू द पावर 2 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंटली याद क्या रखना है कि अगर आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर कंसेक्यूटिव इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स हो, जिसे हम क्यूमिलीन्स कहते हैं। क्यूमिलीन्स क्या होते हैं, क्यूमिलीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जहां पे हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा क्यूमुलेटिव या कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड हो। जैसे कि यहाँ पे है 3 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड क्यूमिलीन, 4 हो जाएंगे तो भी 4 वाली क्यूमिलीन। ठीक है, तो अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ क्यूमिलीन हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, वो सेम प्लेन में ग्रुप्स लाई नहीं करेंगे। अगर ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी, और इस केस में इस एग्जांपल में हमारे पास 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ये कंपाउंड कैसा है, ये एक स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड है। स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जहां पे कार्बन की रिंग्स के बीच में कॉमन सिर्फ एक कार्बन का एटम होता है, ऐसे कंपाउंड को स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और ये जो कंपाउंड होते हैं ये बिल्कुल एलीन्स या क्यूमिलीन्स के जैसे हम कह सकते हैं, एलीन्स या क्यूमिलीन्स के जैसे हैं। अगर एलीन में जैसे कि दो बॉन्ड्स कंसेक्यूटिव थे और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो जो थे बॉन्ड्स और ग्रुप्स डिफरेंट प्लेन्स में लाई करते थे, यहाँ पे जो रिंग्स हैं वो डिफरेंट प्लेन में लाई करती हैं। ठीक है, अगर ये वाली एक्स वाई प्लेन होगा तो ये वाई जेड प्लेन होगा। अब तीसरी रिंग आ गई तो वो फिर से एक्स वाई प्लेन में हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों रिंग्स सेम ही प्लेन में लाई करती हैं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिंग्स में पॉसिबल होती है। और अब ये दोनों ग्रुप्स जो लगे हुए हैं डिफरेंट भी हैं और ये सेम ही प्लेन में लाई करते हैं, तो यहाँ पे एक स्टीरियोजेनिक सेंटर बनेगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगी। अगर ये दोनों ग्रुप्स रिंग के एक साइड पे हैं तो सिस, और अगर ऑपोजिट साइड पे हो जाएंगे तो ट्रांस। तो यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। दो आइसोमर बनेंगे, अगर इवन नंबर होते तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। राइट, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। स्पायरो में और एलीन क्यूमिलीन्स का जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा। इस प्रिंसिपल को हमने डिटेल में डायग्राम्स के साथ, मॉडल्स के साथ पिछले लेक्चर में देखा हुआ है। इन केस आपने वो नहीं देखा तो प्लीज वॉच दैट। ठीक है, सो दो आइसोमर्स यहाँ पे पॉसिबल है, एक सिस एक ट्रांस। अब नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको अगेन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं। अब इसके अंदर आप क्या देख सकते हो, एक आपके पास साइक्लो एल्केन की रिंग है जिसपे सब्स्टिट्यूशन ऐसी है कि वहां पे डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो साइक्लो एल्केन की जो रिंग होती है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से आप सब जानते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक स्टीरियो सेंटर ये बन सकता है अगर हमारे पास दो कार्बन ऐसे हों जहां पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, जैसे कि यहाँ पे लगे हैं। आप उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। ये आपके पास रिंग के दो कार्बन्स, इसके साथ ये रिंग में जा रहे नेक्स्ट कार्बन्स। ठीक है, और दूसरी साइड पे आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन है, तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप एक स्टीरियोजेनिक सेंटर देख सकते हो, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, बट इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस आप देख सकते हो इस कार्बन के पास CH2 है, इस पे भी CH2 है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है ना, यहाँ पे हो सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स लगे होंगे तो पॉसिबल है। अगर नहीं लगे हुए हैं तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है। एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब क्या है कि वेल उसके पास दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे 2 टू द पावर 1। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा।
सो अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या चेंज किया है, सिमिलर स्ट्रक्चर है जो पिछले एग्जाम्पल में था, एक्सेप्ट कि अब हमने यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल के क्रॉस जो दो हाइड्रोजन थे उसके जगह पे एक ब्रोमीन लगा दिया। तो अब इस स्ट्रक्चर में दो स्टीरियोजेनिक सेंटर पॉसिबल हो गए, एक ये वाला रिंग और दूसरा ये वाला डबल बॉन्ड। ठीक है, तो दो स्टीरियोजेनिक सेंटर, जो मॉलिक्यूल है वो एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसलिए 2 टू द पावर x 2 टू द पावर 2 4 geometrical isomers they are possible. So आज का लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। इसको खुद से पहले आप ट्राई कीजिए, हम बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके हैं, सो आई होप आप उसको खुद से भी करेक्ट ही पाएंगे। वेल अगर अब आपने कर लिया है तो हम इसको देखते हैं हमें कैसे प्रोसीड करना है। हमारे पास एक रिंग है, रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड है, तो ये आपके पास होगी साइक्लोएल्कीन, साइक्लोहेक्सीन। हेक्सीन है तो इसका मतलब है कि 6 कार्बन की रिंग है, इसके अक्रॉस आपको क्या मिलेगा, दो हाइड्रोजन मिलेंगे, मगर वो क्या होगा, सिस पोजिशन में ही होंगे। ठीक है, ग्रुप्स दोनों में डिफरेंट अटैच्ड हैं कार्बन पे। अगर ये एक स्ट्रेट चेन एल्कीन होती तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करती, बट क्योंकि रिंग है और 6 कार्बन की रिंग है, 8 कार्बन से कम है, तो यहाँ पे आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देख सकते हो। ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर इनमें कोई भी ऐसे दो कार्बन हो जहां पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हो, राइट, तो सपोजिटली आपके पास यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा हुआ हो, यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा हुआ हो, तो अगर आपके पास ये डिफरेंट ग्रुप्स हो तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि एक ब्रोमीन लगा है तो दूसरा हाइड्रोजन होगा, दूसरा हाइड्रोजन होगा। तो ऐसा अगर एग्जाम्पल आपके पास हो तो वो दो वहां पे आपको एक स्टीरियोजेनिक सेंटर बन जाएगा। मगर इस केस के अंदर हम देखते हैं कि सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स में कोई भी दो एटम ऐसे नहीं मिले जिनके ऊपर डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस हो। इसका मतलब है कि रिंग में से कोई भी पॉसिबिलिटी हमें स्टीरियोजेनिक सेंटर की नहीं मिली। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे साइड चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब साइड चेन में जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उस पे एक कार्बन लगा है तो बाकी का हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, तो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, सेम ही प्लेन में भी होंगे, और इसका मतलब है ये हमारा एक स्टीरियोजेनिक सेंटर बनेगा। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। सारी पॉसिबिलिटीज आपके साथ इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि आपको एग्जाम्पल में, वहां पे एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको अंडरस्टैंडिंग हर एक कंसेप्ट की होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है, x की वैल्यू 1, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 to the power 1, that is it will be 2 आइसोमर्स पॉसिबल। सो आई होप अब आप लोगों को ये अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया। हमने डिटेल डिस्कशन कर ली, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए, और भी करेंगे जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे आफ्टर फिनिशिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सॉरी कंप्लीटिंग होल ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर इसको करते हुए आपको कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए तो प्लीज फील फ्री, आप हमारे साथ उसको शेयर कर सकते हैं, हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया, आपको अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से आ गया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो सी यू अगेन, नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो कि जनरली बच्चों को एक डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, और हम उसको पूरी की पूरी कोशिश करने वाले हैं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए और आपका ये बेस्ट टॉपिक बन जाए। तो सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।